मेरे प्यारे हमवतनों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हमारे लोग कौमी मफाद और समाजी भलाई के लिए ऐसी शानदार खिदमत अंजाम दे रहे हैं और जब इनके बारे में सुनते हैं तो हमें एक नई तरगीब मिलती है। आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैं एथलेटिक्स में मुल्क की एक ऐसी ही कामयाबी से करूँगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन मुकाबला मुनक्कद हुआ, जिसमें मुल्क भर से तकरीबन 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 मुख्तलिफ मुकाबलों में 4 कौमी रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने मुख्तलिफ ज़ुमरों में नए रिकॉर्ड कायम किए। मैं सबसे पहले इन सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। साथियों, एक मुकाबला जिसका पूरे मुल्क में बहुत जिक्र हो रहा है वो है 100 मीटर रेस, यानी 100 मीटर की दौड़। सिर्फ 2 दिन के अंदर मेंस 100 मीटर्स रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 मरतबा टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने ये कारनामा अंजाम दिया है वो है गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा कि इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से गुफ्तगू की जाए। अनिमेश जी नमस्कार। गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे, फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले, फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले। नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ। मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर। एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सेलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली। और गुरिंदर वीर जी का क्या है? नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्योहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत खुश होता था जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था। तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब किया है। तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था भी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा भी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे, जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे। तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरी ने टीवी बंद कर दिया, भी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया, आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक, आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी, देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है। वाह वाह वाह, बड़ी शानदार बात है भी आपकी तो। हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे। घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे। मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है।
मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी। मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर, हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। जो हमें बोलते हैं भी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता है भी इंडियन स्प्रिंट कर। देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है। 100 मीटर रेस में दौड़ना, और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया। तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा, और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है। जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता। अनिमेश जी। सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज, सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे। बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो सब 10 या सब 10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई स्प्रिंट कर सकता है। बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है। एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं। एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कंपटीशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा, देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे। सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था, जो कि मेरा ही था। एंड देन उसको गुरिंदर भैया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके। एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा। क्योंकि उस समय कंपटीशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए। तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे ही हाथों में है वो चीज़। हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा। गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे? हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे। तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया, फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था, अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा। देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है।
और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे हमवतनों, इस वक्त मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी पड़ रही है। तेज़ धूप, गर्म हवाएं। इस मौसम में अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पानी पीते रहिए और अगर धूप में निकलना ज़रूरी हो तो एहतियात के साथ निकलें। इस सिलसिले में हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों की जानिब से जारी करदा हिदायत को भी ज़रूर याद रखें। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी का मुकाबला करने का एक तरीक़ा कई दफ़ा बावर्ची खाने में भी मिलता है। आपने भी देखा होगा कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे हमारे खानों और मशरूबात का अंदाज भी बदल जाता है। कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगती है और कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं। और फिर शुरू होता है देसी मशरूबात का दौर। देसी मशरूबात से आप भी वाकिफ़ हैं। अगर आप शुमाली हिंदुस्तान जाएं तो आपको आम पन्ना मिलेगा, कच्चे आम का मज़ा और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ तकरीबन हर खाने की साथी बन जाती है। बिहार, झारखंड और मशरक़ी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोकन और गोवा में कोकम शरबत और सोल कढ़ी। जनूबी हिंदुस्तान में पानकम, नीरमोर और संबारम। जबकि उड़ीसा में बेल पन्ना सिर्फ मशरूबात नहीं बल्कि मकामी सकाफत और रिवायत का हिस्सा है। इन सब में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक भी नजर आती है। और एक बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा, इनमें से ज़्यादातर चीज़ें हमारी रसोई से निकली हैं, हमारे खेत खलियान से निकली हैं। इनके पीछे कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं बल्कि नस्लों का तजर्बा और दानाई इसमें शामिल है। आप भी गर्मियों में इन देसी मशरूबात का भरपूर लुत्फ़ उठाइए। साथियों, गर्मियों के साथ ही घर में एक और चीज़ का जिक्र शुरू हो जाता है और वो है आम। शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा घर हो जहां गर्मियों में आम का जिक्र न होता हो। हर इलाके का अपना आम, अपना जायका और अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आम रस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की ख़ास बात होती है, पकने के बाद भी इसका रंग अक्सर सब्ज़ी रहता है। बिहार का जर्दालू अपनी खुशबू के लिए मशहूर है। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। जनूबी हिंदुस्तान जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर और उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का स्वर्णरेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका जायका भी बदल जाता है। और साथियों, आम का ये सफ़र गांव से आलिमी मंडियों तक पहुंच रहा है। आज मन की बात के जरिए मैं आम की काश्त से वाबस्ता अपने किसान भाई बहनों की तारीफ करूंगा। आप मुल्क की ज़रूरी मईशत के लिए एक आम किसान नहीं, बहुत ख़ास हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मियों के इन दिनों में वैसे तो छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसी क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका दाखिला लेने का मन करेगा। साथियों, ज़रा तसव्वुर कीजिए एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हों, नौजवान भी और बुज़ुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, न कोई बड़ी इमारत, कोई क्लासरूम भी ना हो और सबसे दिलचस्प बात, वहां क्लास दरिया में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकी कोशिश है। केरलम के आल्वा में साजी वाला शेरिल नामी एक शख्स ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहा है। अब तक 15,000 से ज़्यादा लोग यहाँ तैराकी सीख चुके हैं। साजी जी ने माजूर बच्चों को भी तैराकी सिखाई है। इस कोशिश के पीछे एक दर्दनाक वाक़या भी छुपा है। चंद साल पहले एक किश्ती हादसे में कई तलबा जान की बाजी हार गए थे। इस वाक़े ने साजी को अंदर तक झिझोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि अगर इन बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुई उनकी ये मुहिम। साथियों, साजी
वला शेरिल जी की ज़िंदगी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। खिदमत के लिए हमेशा बड़े वसाइल की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरी होता है एक अच्छा इरादा और मुसलसल कोशिश। इसी जज्बे के बल पर हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाई जा सकती है। मेरे प्यारे हमवतनों, गुज़िश्ता दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का मौका मिला। वहाँ मैं कई मीटिंगों में शरीक हुआ। इसी दौरान एक ऐसा लम्हा आया जिसने हर हिंदुस्तानी को फ़ख्र से भर दिया। नीदरलैंड में मुनक़्क़िदा एक ख़ुसूसी तक़रीब में चौला दौर की कदीम तांबे की तख्तियाँ भारत को वापस सौंपी गईं। इस तक़रीब में नीदरलैंड्स के वज़ीर आज़म भी मौजूद थे। इन तांबे की तख्तियों की वापसी पर मुझे मुल्क और बैरून मुल्क से मुसलसल पैगामात मौसूल हो रहे हैं। लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं और फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। दुनिया भर में तमिल बिरादरी में भी इस हवाले से खासा जोश है। साथियों, इन तांबे की तख्तियों के बारे में लोगों में काफ़ी तजस्सुस भी है, इसलिए आज मैं इससे मुताल्लिक़ चंद बातें आपके साथ मुश्तरक करना चाहता हूँ। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी तांबे की तख्तियाँ शामिल हैं। ये बुनियादी तौर पर राजा राजेंद्र चोला अव्वल की जानिब से अपने वालिद राजा चोला के एक वादे को पूरा करने से मुताल्लिक़ हैं। इनमें आनई मंगलम नामी गांव को एक बौद्ध विहार के तौर पर अतिय किए जाने का जिक्र मिलता है। इन तख्तियों में चोला ख़ानदान की कामयाबियों का भी तफसीली बयान मौजूद है। इनसे मालूम होता है कि चोला सल्तनत की बहरी ताकत कितनी मजबूत थी। जुनूब मशरिक़ी एशिया के ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात के बारे में भी अहम मालूमात हासिल होती है। चोला सल्तनत की अजीम तारीख़ और सकाफ़त पर हम सबको फ़ख्र है। साथियों, हमारी हुकूमत भारत की ऐसी कीमती तारीख़ी विरासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल काम कर रही है। इसी सिलसिले में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक अहम दरियाफ्त हुई है। यहाँ 3 नायाब तांबे की तख्तियाँ मिली हैं। ये पांडुवंशी ख़ानदान के हुक्मरां महर्षि बाला अर्जुन के दौरे हुकूमत से वाबस्ता मानी जा रही हैं। माहिरीन के मुताबिक ये नविश्ता इजात 6वीं और 7वीं सदी ईस्वी के हैं, यानी तकरीबन 1400 से 1500 साल पुराने। ये तांबे की तख्तियाँ कदीम ब्राह्मी रस्म ख़त और पाली ज़बान में लिखी गई हैं। इनसे उस दौर की हुकूमती इंतज़ामिया, मज़हब और सकाफ़त के बारे में अहम मालूमात हासिल होती हैं। साथियों, हम हिंदुस्तानियों में फ़लकियात यानी एस्ट्रोनॉमी के बारे में हमेशा खासी दिलचस्पी रही है। हमारे मुल्क में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज़ यानी रसदगाहें मौजूद हैं। यहाँ हैरत अंगेज़ रियाजती दरियाफ्ती हुई हैं। समंदरी सफ़र हो, पंचांग हो या हमारे त्यौहार, इन सब का ताल्लुक़ आसमान और सितारों से रहा है। हमारे यहाँ फ़लकियात ने हर नस्ल में तजस्सुस पैदा किया है, इसे तहक़ीक़ और दरियाफ़्त की तरफ राग़िब किया है, और आज के नौजवानों में भी इसके लिए काफ़ी जोश नज़र आता है। आजकल आप भी देखते होंगे कि मुल्क भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेज़ी से मकबूल हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी सरगर्मियाँ दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में मालूमात मिली। यहाँ मुशाहिदाती सेशन मुनक़्क़िद किए जाते हैं। इस इदारे ने देही इलाकों में फ़लकियात को मकबूल बनाने का एक मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नामी एक टीम ने 30 घंटे पर मुश्तमिल एक नहायत मुनफरिद कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात के वक्त सितारों को देखना बज़ाते खुद एक हैरत अंगेज़ तजर्बा है। एस्ट्रो केराला नामी इदारा रात के मुशाहिदाती कैंप और वर्कशॉप्स का इनेकाद करता है। यहाँ नौजवान दूरबीन बनाना और सितारों के नक्शे इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलात से लेकर कच्छ के रन तक मुतादिद फलकियाती तकरीबात मुनक़्क़िद की हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी फलकियात के कदीम तरीन इदारों में से एक है। यहाँ मुशाहिदाती सहूलियात के साथ किताबें, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सहूलत भी है। मैं आइसैक का भी जिक्र करना चाहूँगा, जो तलबा की क़यादत में कायम एक कौमी नेटवर्क है और मुल्क भर के फलकियात और फल्की तबियात के कलमों को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी दिलचस्पियों के लिए वक्त निकालना और मुसलसल कुछ नया सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। मैं नौजवानों से दरख्वास्त करूँगा कि किसी फलकियाती क्लब से ज़रूर वाबस्ता हों और इन छुट्टियों में किसी प्लानिटेरियम का भी ज़रूर दौरा करें। साथियों, जो लोग मन की बात प्रोग्राम टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि एक वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो गुज़श्ता दिनों बहुत ज़ेर बहस रही। इसमें कुछ लोग इंतहाई सब्र और एहतियात से
एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि इस पूरी कार्रवाई में तकरीबन 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इस कामयाबी में भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस ने अहम किरदार अदा किया। ये वाकया उत्तर प्रदेश का है, जहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे वक्त भी नमामि गंगे मुहिम के तहत तैयार की गई ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत एहतियात के साथ डॉल्फिन को बाहर निकाला गया, उसका मायना और इलाज किया गया और फिर उसे महफूज तरीके से राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। इस तरह से कहें कि एक जिंदगी दोबारा अपने घर वापस लौट गई। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस वाकई मुनफरिद है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को महफूज रखने के खुसूसी इंतजामात हैं, ऑक्सीजन की सहूलत है, खुसूसी स्ट्रेचर और बचाव के जदीद आलात मौजूद हैं। यानी अगर कोई डॉल्फिन जख्मी हो जाए, नहर में फंस जाए या दरिया से कट जाए तो फौरी तौर पर उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो सिर्फ एक जानवर या एक नस्ल को नहीं बचाते, बल्कि गंगा की हयातियाती तनव्वुर, पूरे दरियाई माहौलियाती निज़ाम और अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुदरत की एक अनमोल मीरास को भी महफूज बनाते हैं। मेरे प्यारे हमवतनों, आप में से बहुत से लोगों की यादें दरियाओं, तालाबों या कुओं के पानी से ज़रूर जुड़ी होंगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे पर खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें पूरी ज़िंदगी दिल में बसी रहती हैं। साथियों, ऐसी ही यादों को महफूज रखने की एक मुतासिर कुन दास्तान उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी की हालत देखकर बहुत अफसरदा होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ सुथरा और जिंदा देखा था, वक्त गुजरने के साथ प्लास्टिक और कचरे से आलूदा हो चुकी थी। गंदगी बढ़ती जा रही थी। जनाब आकाश ने फैसला किया कि वो सिर्फ शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत कुछ बदलने का आज़म। ये नौजवान दरिया में उतरते थे, आबी घास निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक ही दिन में 50 से 60 किलोग्राम तक कचरा निकाला गया। आहिस्ता आहिस्ता मनोरमा नदी का वो हिस्सा दोबारा साफ नजर आने लगा। इस काम ने आसपास के लोगों की तवज्जो भी अपनी जानिब मबजूल कराई और सफाई के बारे में अवामी शऊर में इजाफा हुआ। साथियों, ऐसी ही एक मुतासिर कुन कहानी गोवा से सामने आई है। गोवा के बालकृष्ण अय्या जी एक रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन मुआशरे के लिए काम करने का उनका जज्बा आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तौलाब इलाके में पानी की किल्लत बहुत परेशान करती थी। उन्होंने इस मसले के हल के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के मंसूबे में अहम किरदार अदा किया। इससे कई घरों तक पानी पहुंच सका। जिन खानदानों को रोज़ पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी राहत साबित हुई। साथ ही गुज़िश्ता महीने मुझे एक बहुत अच्छा तजर्बा हासिल हुआ। इसका ताल्लुक़ मन की बात से भी है, इसलिए आज मैं इसका जिक्र आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। तकरीबन 3 दहाइयाँ पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ नौजवान तलबा भी उनके साथ मौजूद थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी तकरीबन 15 स्कूल चलाती हैं। उनमें चेन्नई का जयगोपाल गार्डोया हिंदू विद्यालय ख़ास तौर पर नुमाया है। उनकी हुब्बुल वतनी का जज्बा हर हिंदुस्तानी के लिए बाइसे तहरीक है। उन्होंने मन की बात से मुतासिर होकर मुल्क के फ़ौजियों के लिए ताउन का आज़म किया। इस मकसद के लिए उन्होंने तमाम स्कूलों के तलबा को भी तरगीब दी। उन्होंने बच्चों से कहा कि वो हमारे बहादुर फ़ौजियों के लिए रोज़ाना 1 रुपया अतिया करें। यानी एक साल में हर तालिब इल्म की तरफ से 365 रुपये जमा हुए। इन छोटे छोटे अतिया से तकरीबन 40 लाख रुपए जमा हो गए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी रकम का चेक मुझे पेश किया। उनसे गुफ्तगू के दौरान मैंने महसूस किया कि मादरे वतन भारत के लिए उनकी मोहब्बत और वाबस्तगी कितनी गहरी है। गुज़िश्ता साल ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने क़याम के 50 साल मुकम्मल किए हैं। मुल्क में तालीम और सकाफ़ती विरसे के फ़रोग़ में इस स्कूल नेटवर्क का किरदार वाकई काबिल तारीफ़ है।
मैं इससे वाबस्ता तमाम अफराद को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और उन तलबा की भी खुसूसी सताइश करता हूँ जिन्होंने अपने बहादुर फौजियों के लिए ये ताउन पेश किया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें तहरीक देता है। कई दफ़ा ऐसे कामों की ज़्यादा तशहीर नहीं होती, लेकिन जब हम उनके बारे में जानते हैं तो ये यकीन और मजबूत हो जाता है कि मुल्क अपने लोगों की ताकत से आगे बढ़ रहा है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने इर्द गिर्द होने वाली ऐसे मुस्बित कोशिशों को ज़रूर देखें। जो लोग माशरे के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी हौसला अफजाई कीजिए, उनसे सीखिए और अगर मुमकिन हो तो ख़ुद भी किसी नेक काम का हिस्सा बनिए। अगले महीने मन की बात में मज़ीद ऐसे ही मुतासिरकुन कहानियों के साथ मैं एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।